आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्र भीष्म जी हैं। महेंद्र भीष्म जी लखनऊ हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार भी हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि साहित्यकार भी हैं। और आप जानते हैं कि साहित्यकार जो होता है समाज का आईना होता है। समाज की चलने वाली घटनाओं को, समाज में चलने वाली परिचर्चाओं को और समाज के हर वर्ग पर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। वो आर्टिकल्स होते हैं जो अनुभव के आधार पर होते हैं और उन अनुभव के आधार पर जो सरकारें होती हैं वो अपनी योजनाएं भी बनाती हैं, कभी कभी उनकी मदद भी लेती हैं। आप यूँ कह सकते हैं देश के निर्माण में साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं महेंद्र भीष्म जी हैं, रजिस्ट्रार भी हैं, जुडिशरी से भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े अहोदे पर भी हैं और उससे बड़ी बात है कि एक साहित्यकार हैं। पुस्तकें भी लिखा है, कई पुस्तकें लिखा है और इनके पुस्तकों का क्षेत्र अधिकतर थर्ड जेंडर पर रहा है। वो आबादी जिसको लोग उपेक्षित समझे हैं। ऐसे तमाम उपन्यासकारों के वजह से जो इस समय थर्ड जेंडर की जो पोजीशन में सुधार हुआ है, शायद इसका परिणाम हो सकता है। बाकी चीज़ें ढेर सारे सवाल करेंगे, ढेर सारे प्रश्न करेंगे और हम पूछेंगे कि थर्ड जेंडर को लेकर के उनकी सोच क्या है, किस तरह से उपन्यास में उनकी समस्याओं को, दशाओं को दर्शाया गया है। आप ही सुनेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार और नेशनल आवाज़ के सभी दर्शकों को भी मेरा अभिवादन है। एक लेखक होता है, वो समाज में जो घटनाएं घटती हैं, जो चीज़ें वो देखता है, परखता है और फिर महसूस करता है, तो वो परकाया प्रवेश करता है और फिर अपने पात्रों के साथ जीता है। अब वो पात्र सामान्य स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं और एक किन्नर भी हो सकता है। मैं इसमें एक चीज़ रोकूंगा कि आपने चूँकि फीमेल हो गया और आपने थर्ड जेंडर जिसको हिंदी में लोग किन्नर बोलते हैं, उस सेक्टर को, उनके बारे में आपने सोचा, जिनके बारे में पहले यानी कि जो स्थितियां, जो किंवदंतियां बनी, बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई हैं। तो ऐसा क्या आ गया आपके मन में विचार कि हम उस पर कुछ काम करें, उनके लिए कुछ लिखें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बचपन से मैं इनको देखता आया हूँ और मन में एक विचार होता था कि हम लोग इनसे दूरी क्यों बना कर चलते हैं। तो एक घटना मेरे सबसे छोटे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे सुनाई, जिसको मैंने बचपन से उसका ताना बाना बनाए रखा और एक उपन्यास मैंने लिखा, किन्नर कथा। जबकि इसके पहले मैं 71 युद्ध के ऊपर जय हिंद की सेना उपन्यास लिख चुका था। किन्नर कथा उपन्यास जब लिखा गया तो इंडिया टुडे है, आउटलुक, इन सब ने उसको बड़ा समीक्षा निकाली, काफ़ी चर्चाएं हुई। 2012 में पहली पीएचडी शुरू हुई थर्ड जेंडर के ऊपर। आज लगभग 250 बच्चे शोध कर रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी में शोध कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर। और कुछ ऐसी अच्छी बात हुई हमारे जो साहित्यकार हैं उनकी तरफ से भी। आप देखें कि 20वीं शताब्दी में एक भी उपन्यास नहीं आया। 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से उपन्यास आने शुरू हुए, लेखकों का ध्यान गया। मेरी नीरजा माधव, प्रदीप सौरभ, मेरा उपन्यास, आगे चल के भगवंत अनमोल, चित्रा मुदगुल जी, मुक्ति शर्मा, ऐसे कई जो लेखक हैं, सुभाष अखिल जी हैं, इन सब के उपन्यास है और वास्तव में उसका कुछ प्रभाव हुआ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिस पर संसद ने 2019 में बिल भी पास किया और एक सारे जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, वहाँ पर किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन भी किया। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई। तो निश्चित ही जो साहित्य लिखा जाता है, जैसा कि अभी आप भूमिका में बोल रहे थे कि साहित्य समाज का आईना होता है और जो चीज़ें घट रही हैं वो लेखकों की कलम को मजबूर कर देती हैं लिखने के लिए और एक आंदोलन के रूप में या एक सामाजिक बदलाव के रूप में निश्चित ही साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है।
आज हम हाशिए के इस समाज को यदि शिक्षित कर ले जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये मुख्य धारा में हमारे साथ चल सकता है। आप एक जुडिशरी से जुड़े हुए हैं और वो भी एक हमारा स्तंभ है, लोकतंत्र का स्तंभ है। तो जुडिशियल में रह करके और किन्नरों की पीड़ा समझना, इसका कनेक्शन किस तरह से हो गया? हाँ, नहीं ऐसा है ना, जैसे मेरा एक उपन्यास है आखिरी दरख्त, अभी कोरोना काल में एक बैरी उपन्यास आया, या लखनऊ की जो किन्नर गुरु हैं पायल, इसके ऊपर भी मेरा एक उपन्यास है आत्मकथात्मक जीवनी परक। तो 5 उपन्यास हैं, 6 कहानी संग्रह हैं, करीब 2 दर्जन नाटक मंचित हो चुके हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि मैं अगर माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में नहीं होता, आपकी तरह एक पत्रकार होता या एक बिजनेसमैन होता या कोई दुकानदार होता, तब भी मैं एक लेखक होता। कहानियाँ में नौकरी में आया हूँ 22 साल की उम्र में, पर 22 साल के पहले मेरे 2 उपन्यास लिखे जा चुके थे। जब मैं विद्यार्थी था पॉलिटी साइंस का बीए में, तब मैंने 71 युद्ध का उपन्यास लिखा, जिसका मंचन भारत सरकार के सहयोग से हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कुंभ में हुआ। तो कई जो महाराष्ट्र सरकार ने भी मेरा नाटक मंचित कराया है, पुरस्कृत भी हुआ है, वो ऑनर किलिंग पर था, संस्कृत में था। तो कई जो नाटक हैं, कहानी है, उपन्यास हैं, या जो भी चीज़ है, तो व्यक्ति चाहे जो भी कर्म कर रहा हो, वो जीविका के लिए जहाँ भी होगा, तो वो उसकी जो हॉबी है, लेखक है अगर वो, तो वो लिखता रहेगा, परिलक्षित हो जाएगा। मैं 2026 में रिटायर हो जाऊंगा, तो जो भी मेरा पद है भूतपूर्व हो जाएगा। तो पर मैं लेखक रहूँगा उसके बाद भी, और जब मैं इस देह को छोड़ूंगा, जो मेरा अंतिम समय होगा, तो उसके बाद भी जो मेरे शोधार्थी हैं, लगभग 10 के करीब जो पीएचडियाँ हो रही हैं मेरे साहित्य पर, और केरल से लेके और जम्मू यूनिवर्सिटी तक मेरा एक उपन्यास पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में, या बेंगलोर में भी मेरी कहानियाँ हैं। मेरे व्यक्तित्व के ऊपर महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह, वहाँ भी पढ़ाया जाता है। या कई अन्य लेखक हैं मेरे समकालीन हैं, या जो बीत गए हैं, प्रेमचंद जी से लेके और श्रीलाल शुक्ल तक, आज वो संसार में नहीं है, पर उनकी लिखे हुए साहित्य को हम सब बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो नौकरी का और इससे कोई मेल नहीं है, क्योंकि जो आपकी हॉबी, अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, क्रिकेट के मैच देखते हैं, तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो व्यस्ततम समय के बाद भी अगर कोई आपकी हॉबी मेंटेन रखते हैं, करते हैं, तो आपको जीवन का बड़ा आनंद आता है उसमें। हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प बताइए कि इतना सेक्टर है साहित्य का, इतना ब्रॉड है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत एरिया है, लेकिन आपने एक किन्नर वर्ग को चुना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी समस्याएं आपको दिख गई किन्नर को लेकर के, जिससे आपको लगा कि इस वर्ग पे कुछ काम करने की ज़रूरत है और इसको एक पहचान दिलाने की ज़रूरत है? ये भी अच्छा प्रश्न है, एक संयोग ही कहा जा सकता है कि जब किन्नर कथा उपन्यास आया, इसके पहले मेरा एक उपन्यास और 2 कहानी संग्रह पब्लिश हो चुके थे। जब किन्नर कथा में मैंने जो व्यथाएं इनकी और जो इनके बारे में लिखा, तो मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना हाथों हाथ लिया जाएगा, इतना चर्चित हो जाएगा। और वास्तव में किन्नर कथा आने के बाद ही मैं थोड़ा बहुत लोगों के बीच में जानने पहचान बन गई है मेरी। तो इनकी जो व्यथा कथाएं हैं, जब मैं पायल से मिला और उसने जब अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, आत्मसंघर्ष के बारे में, मैं भुवनेश्वर गया, वहाँ मीरा परिडा से मिला, जो वहाँ की बहुत सम्मानित है, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी हैं, जितने भी स्वनाम धन हैं। आजकल एक वेब सीरीज़ भी आ रही है ताली, तो अब इनके ऊपर लोग काम भी करने लगे हैं, पायल के ऊपर भी फिल्म बनने का चल रहा है। तो इनसे जब मैं रूबरू हुआ, मैं जब पायल के यहाँ जाता हूँ, तो उसकी जो शिष्याएँ हैं, तो वो मुझे एकदम पिता की तरह मुझसे लिपट जाती हैं। उनको लगता है जैसे उनका मायका आ गया हो।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनकी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। और मेरे घर में भी जब ये आते हैं, तो जैसे आप मेरे घर में आए हैं और हम लोग साथ में चाय पी रहे हैं, तो इसी तरह वो भी ड्राइंग रूम में आते हैं और चाय पीते हैं और साथ में बैठते हैं। तो हमें इनके साथ दूरी नहीं रखना है। वो भी आपकी हमारी तरह अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, कहीं से कोई अजूबे नहीं है, कोई एलियन नहीं है, यहीं पर है। अगर हम उनको शिक्षित कर देते हैं तो देखिए, मनोबी बंदोपाध्याय हैं, प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज की, केरल में अभी एक डॉक्टर हुई हैं, कितने लोग हैं जो पुलिस में हैं, कई जगह कई सेक्टरों में अब ये काम कर सकते हैं। इनका आत्मविश्वास, इनका जो शारीरिक सौष्ठव है वो किसी से कम नहीं है। दिमाग में कोई विकृति नहीं है, जैसा हम आप सोच पढ़ सकते हैं वैसा वो भी है, और वो बल्कि ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उनमें गॉड गिफ्टेड भी हैं। और हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि हम उनको देव तुल्य मानते हैं और अपना जो नवजात है उनकी गोद में दे देते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, या शुभ कार्यों में उनको बुलाते हैं। जब शुभ कार्यों में हम बुलाते हैं वो हमेशा हमारे सुख में आते हैं, बधाई देते हैं, सुखी हों आप, ऐसी कामना करते हैं। पर वो जब एकांत में होते हैं तो उन्हें अपने घर की याद आती है कि कैसे हम बचपन में हमारे माता पिता ने हमें मतलब वो बचपना उनका छीना गया, एक बहुत बड़ी पीड़ा है। और वो समाज के कारण, क्योंकि पिता तो ठीक है, देखता है वंशवाद को, देखता है अपना कि मेरी बदनामी हो रही, कि मेरे घर में एक हिजड़ा पैदा हुआ, पर जो माँ होती है, चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे किन्नर हो, वो कभी अपने बच्चे को अलग नहीं चाहती कि अलग दूर चला जाए। पर जो ताने मिलते हैं भाइयों को कि तेरा यहाँ एक हिजड़ा पैदा हुआ, बाप को कह रहे तू तो हिजड़े का बाप, तो उसको वो जब अपने वंशवाद से जोड़ते हैं, तो वो जब देखता है बच्चा छोटा सा कि मेरे कारण इतना अपमान सहा जा रहा है, और पिता गुस्से में आते हैं, भाई गुस्से में आते हैं, तो बिना गलती के मुझे मारते हैं, तो जैसे ही वो होश संभालता है तो वो फिर घर छोड़ देता है। और घर छोड़ देता है तो जैसे आकाश से कोई बूंद गिरती है, अगर वो मोती भी बन सकती है, और अगर गंदी नाली में वो बूंद गई तो गंदा पानी बन जाती है। तो वैसे अगर अच्छे गुरु मिल गए तो वो उसका जीवन सुधर जाता है। और नहीं मिल पाते हैं तो ट्रेन में छोटे छोटे जो गुंडे हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी, या समाज के जो अराजक तत्व हैं, वो उनका शोषण करते हैं। और पेट की भूख क्या क्या करा ले जाती है। तो ज़्यादातर ये चीज़ें इसमें फ़र्क है कि माँ, अभी आपने कहा कि माँ चाहे जैसी हो, उसको अपने पुत्र के प्रति स्नेह रहता है, और जब वो सोशल ताने मिलते हैं उसको, तो उसमें एक सोशल इनजस्टिस भी पैदा हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन एक सीधा डायरेक्टली है कि इस सोशल अनजस्टिस को क्या आपने बहुत करीब से महसूस कर लिया कि सच इनके साथ जो सोशल अनजस्टिस ही इनकी दुर्दशा का कारण है? केवल ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सोशल अनजस्टिस इनके साथ होता है। तो जब ये चीज़ होती है कि एक बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको आसानी से मिल जाता है, जब इनमें से कोई जाता है तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, या पुलिस में ये कोई शिकायत लेके जाते हैं तो होता है कि अरे उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। पर अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है हमारे जो इस समय जो स्थिति है वर्तमान में, कि इनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कई मेरे साथी हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इनको जागरूक करने में लगी हैं। पर इनका भी कर्तव्य है कि ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। एक वर्ग है जो ये चीज़ें पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वही करने दिया जाए। अगर हम इनको अपने सारे राज बता देंगे तो फिर हमें नौकरी करना पड़ेगी, हमें चाकरी करना पड़ेगी, और जो ये हमें बधाई से या मनमानेपन से मिल रहा है, मैं इन सब का बहुत बड़ा विरोधी भी हूँ। कि आप ठीक है, बधाई एक हमारे यहाँ परंपरा है, आप बधाई लीजिए, तो बधाई कितनी लीजिए ये तय होना चाहिए। जब मुझे ये सुनने में आता है, फ़ोन आता है कि वो 51,000 मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें, हमारी तनख्वाह 15,000 है,
हम 51,000 कहाँ से लाएं? ये भी एक और जब हम 15,000 नहीं दे पा रहे हैं, 51,000 नहीं दे पा रहे हैं, तो वो नाराज़ हो रहे हैं, हमें श्राप दे रहे हैं। पत्नी कह रही ईश्वर ने हमें एक बच्चा दिया है, तो उस बच्चे के कोई श्राप ना लगे, तो वो मोहल्ले से, कॉलोनी से बंदोबस्त कर रहे हैं कि भैया पैसे दो, इनको दिया जाए, ये नाराज़ होके ना जाएं, बद्दुआ ना लगे। तो इसका ध्यान जो अच्छे किन्नर गुरु हैं वो निर्देश देते हैं कि भाई जो जितना दे ले लो। पर जो इस तरह से है कि नहीं हमें तो लेना ही है, किसी भी तरह से एन के कारण कपड़े उठा देना, ये गलत है। मैं इन सब का बहुत विरोधी हूँ। वही है। अभी तक आप कितना रिफॉर्म कर पाए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो जैसे अब समुद्र जैसा काम है, अगर थोड़ा सा भी मैं कर पाया हूँ, जैसे मेरा किन्नर कथा उपन्यास आप पढ़िएगा, तो उसको पढ़ने के बाद कई लोगों की जो सोच थी इनके प्रति वो ख़त्म हो गई। तो वो सोच ही ख़त्म करना एक मेरे जो सोशल इनजस्टिस था उसमें इक्वालिटी आनी। हाँ, भगीरथ प्रयास जो एक है ये, अगर उसमें कुछ लोगों की भी सोच बदलती है इनके प्रति, इनका नज़रिया बदलता है। पर उस समय बहुत आहत हो जाता हूँ जब ये नकली या जो बने बनाए लोग हैं वो स्वांग करते हैं और वो जाके फिर बड़ी बदसलूकी करते हैं आम लोगों के बीच में, या ट्रेनों में जाके ज़बरदस्ती पैसे उगाही करना, इन सब के मैं खिलाफ हूँ। इससे क्या, हाँ, वो संस्कृति खराब नष्ट हो रही है। किन्नर संस्कृति बनाए रखिए, बधाई परंपरा रामकृष्ण के समय से है, भगवान रामकृष्ण के समय से, तो बनाए रखिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। पर वो एक स्वस्थ परंपरा के रूप में होना चाहिए। हम किसी देवालय में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हमारी ये इच्छा होती है कि हम कुछ अर्पण करें, ईश्वर से आशीर्वाद लें, हम कुछ अर्पण करें। तो आप भी, अगर हम आपको देवतुल्य मानते हैं, आशीर्वाद आपसे लेते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शुभ कार्यों के लिए, तो आप हमें इसी तरह आप स्वीकार करें। अब वहाँ जब कोई लेता है ज़बरदस्ती कि नहीं आपको तो इतना चढ़ाना है चढ़ावा, तो फिर ये कितना भक्त को खराब। आगामी आपके कौन से उपन्यास हैं, अभी कहाँ तक मेरा एक समलैंगिकता पर उपन्यास आ रहा है। हाँ, ये भी एक ऐसा विषय है, चूँकि जब मैं किन्नरों के ऊपर लिख रहा था तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो समलैंगिक थे, और 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 377 धारा भी कुछ शर्तों के साथ हटा दी है। तो बहुत सारे लोग संपर्क में आए, तो फिर उनकी भी व्यथा कथा लिख रहा हूँ कि ये जो उनकी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति है, मुझे भी लग रहा था मेंटल है, या कुछ लोग मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं, उनका इलाज भी होता है मनोरोग विशेषज्ञ के यहाँ। पर मुझे लगता है कि जो ईश्वर प्रदत्त प्रवृत्ति है, अगर है इस तरह की, तो वो अगर कोई कर्म या कृत्य करते हैं तो बंद बेडरूम में करें, सार्वजनिक ना करें इसको। अभी 10 सितंबर को लखनऊ में ट्रांसजेंडर की प्राइड भी निकल रही है, और कुछ जैसे प्रियंका रघुवंशी है यहाँ पर, वो इसको संचालित कर रही हैं, और भी उसके साथी हैं, तो मैं बधाई देता हूँ, मैं भी उसमें रहूँगा। तो कुछ अच्छे काम कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं कि ये जो वर्ग है ट्रांसजेंडर का, ये जो उपेक्षित और हाशिए पर है, ये किसी भी तरह शिक्षित हो जाए। भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि अगर किसी समुदाय या समाज को समाज की मुख्य धारा में आना है तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो बहुत बदलाव आएगा, और इसके लिए इग्नू प्रयास कर रहा है। इनको पढ़ने के लिए साहित्य दिया जा रहा है कि आप पढ़िए लिखिए। ज़्यादातर जो किन्नर हैं घर छोड़ देते हैं, तो उनकी पढ़ाई कक्षा 1, 2, 3 तक हो पाती, कुछ तो एकदम अनपढ़ हैं, तो वो लोग क्या है कि व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करके अपने मैसेज भेजते हैं, और धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। मेरी समझ में इस समय जो वर्तमान स्थिति है, लगभग हर प्रदेश की सरकार, बिहार में भी किन्नर आयोग है, गुजरात में भी है, और सबसे पहले इसमें रिफॉर्म लाए थे, राशन कार्ड बनवाया था तमिलनाडु में आज भी थिरुननगाई बोला जाता है। थिरु माने सम्मानित स्त्री, श्री, तो थिरुननगाई शब्द इनको कहा जाता है किन्नरों को। कितना अच्छा शब्द है। हम लोग भी इनको बहुत किन्नर शब्द से कहते हैं, या मंगलमुखी कहते हैं, जिसका मुख देखकर हमारा पूरा दिन मंगलमय बीतता है। ऐसे मंगलमुखियों का भी दिन अच्छा हो। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते यदि होता किन्नर नरेश। हाँ, वो तो मेरा भी एक यही उद्देश्य है कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो, तो जैसे हम एक विकलांग बच्चे को अच्छे से पालते हैं अपने घरों में,
पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं कि हमारा बच्चा विकलांग है। पूरा समाज जानता है, ठीक है भाई विकलांग है तो है। तो ऐसे दिव्यांग बच्चे को जब हम पढ़ा सकते हैं, तो अगर कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है तो फिर उसके साथ भी अनजस्टिस घर में ना हो। सबसे पहले वो घर से ही विस्थापित होना पड़ता है, उसको अपने ही परिवार के लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, ये ना हो। और ऐसा जिस दिन हो कि जब बेटा पैदा होता तो ढोलक बजते हैं, अब बेटियां पैदा होती तो अभी ढोलक बज रहे हैं, तो अब किन्नर भी पैदा हो तो अभी ढोलक बजे, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ, अथ किन्नर कथा संवाद। उसमें करीब 250 इंटेलेक्चुअल जो हैं अपने देश के, प्रोफेसर्स हैं, शोधार्थी हैं, समाज सेवी हैं, ये जुड़े हुए हैं इससे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेशनल आवाज़ को बहुत आभार, उनके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मेरा साहित्य पढ़िए तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें भी मेरे विचार मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे महेंद्र भीष्म जी, बातचीत कर रहे थे, एक प्रख्यात उपन्यासकार हैं, और किन्नर को लेकर के जो जैसा ट्रेडिशन में चल रहा है, सोशल अनजस्टिस चल रहा है, उसके रिफॉर्म के लिए आपने बहुत ही प्रयास किया है। किन्नर कथा है, ढेर सारी चीज़ें मैं लिंक में डालूँगा, जो भी बुक्स हैं उनकी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, परचेस करिएगा और पढ़िएगा। और जाहिर सी बात है चैनल भी इस बात को सपोर्ट करेगा कि किन्नर की जो सिचुएशन है उसकी को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनमें रिफॉर्म होना चाहिए, उनको भी एक सही तरीके से जीवन जीना चाहिए, उनका भी एक अधिकार है। और सबसे पहले जो सोशल अनजस्टिस है घर से भी ख़त्म होना चाहिए, इसका मैं सपोर्ट करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।